बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख सकते हैं कि सियासत में अभी अजीब अजीब सी वो चीज़ें जो है ना, आप देखें कि सामने आ रही हैं। जैसे कि जो सहाफ़ी बिके हुए हैं, झूठ पर झूठ वो बोलते जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो मंसूर अली का है। इस तरह आप देखें हर चीज़ जो है ना वो, जैसे कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, सब मामलात बड़ी जल्दी के साथ हल हो रहे हैं। बड़ी जल्दी के साथ इन्होंने अपने केसेस भी ख़त्म कर लिए, इन्होंने अपने ओहदे भी ले लिए, सब कुछ ये समझ रहे हैं कि बस जीत शायद इनका मुकद्दर है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये किसी सूरत जीत नहीं सकते। जनरल आसम या फैसल नसीर इनका कितना साथ देंगे, कितना देर वो इनका साथ देंगे। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बैसाखियों का जो सहारा है वो कितनी देर तक देंगे और इनको पकड़कर कितनी देर तक चलाएंगे। इनको पता है कि ये चलने के काबिल नहीं है। ये समझ रहे हैं कि शायद जो हमारी डील हो चुकी है, जिसमें जी अपना नवाज शरीफ साहब भी आ चुकी हैं, इमरान खान साहब को भी हमने जी शायद फांसी लगा दिया है। इस तरह मरियम नवाज भी सीएम की चेयर पर बैठ चुकी है और बस हमारी हुकूमत है हर तरफ। ये जो है ना बस अमीरुल मोमिनीन शायद नवाज शरीफ साहब बने हुए हैं। इस तरह की ये चीजें जो है ना सोच रहे हैं, कर रहे हैं कि शायद हम इमरान खान को मार गिराएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी सूरत में भी ना तो ये कामयाब हो सकते हैं और ना ही होंगे। ये जो मंसूर अली बातें कर रहे हैं, ये बस उनकी सुनी सुनाई ये बातें सुनाता रहता है और आवाम को इस तरह उनके अंदर ये इंतशार पैदा करती हैं। राजा मेजर आदल के बाद देखें, आज उन्होंने भी जो व्लॉग बनाया उसमें उन्होंने अरशद शरीफ का भी जिक्र किया। अरशद शरीफ का जो कत्ल है, आप देखें कि उसका भी जो अब इंटरव्यू जो है ना देखें शुरू होने वाला है। जो उन्होंने तारीख दी थी पहले 4 और 7 जुलाई उन्होंने दी कि 2 दिन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था, ये देखें। और उसके बाद जो अभी उन्होंने दोबारा चेंज की कि हम आपकी जो है ना 11 जुलाई और 14 जुलाई को हम आपका इंटरव्यू करेंगे। ये जो है ना 2 दिन लगातार इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है ना वो नवाज शरीफ का मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इंटरव्यू करेंगे या इसको बुलाएंगे, या कह सकते हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो इनके साथ मिली हैं और वो कह रही सोच रही हैं कि हम इस केस को भी जल्दी से निपटाएं, क्योंकि तस्नीम हैदर शाह एक लटकती हुई तलवार का जो है ना एक काम कर रहा है। जो कत्ल के केस नवाज शरीफ के ऊपर अरशद शरीफ का वो पड़ा हुआ है, उसको भी जल्दी से निपटाते हैं ताकि उस केस को भी, उसका भी हल हो जाए, उसका भी किसी तरीके के, क्योंकि अभी हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और हम गवर्नमेंट में है और हमारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। ये ना हो कि फ्यूचर में ये जो अरशद शरीफ का हमने कत्ल करवाया है कि ये हमारे गले पड़ गए। तो इस हिसाब से भी ये जो है ना अपना देख रहे हैं कि इस कत्ल को भी कैसे छुपाया जाए। जैसे इन्होंने जिले शाह का छुपाया, जैसे इन्होंने 14 कत्ल मॉडल टाउन में छुपाए, जैसे इन्होंने अब्दुल रज़ाक का कत्ल छुपाया, जैसे इन्होंने लतीफ़ सरदार खोसा को कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। अब देखें सरदार लतीफ़ खोसा ने भी तो FIR नामालूम पर कटवा दी। वो तो बता रहा था कि मैं किन पर FIR कटवाना चाहता हूं, मगर थाने वाले जो पुलिस स्टेशन वाले हैं उन्होंने बोला कि हम नामालूम अफराद पर जनाब पर्चा काट सकते हैं क्योंकि आपके पास आई विटनेस नहीं है। ज़ाहिर है लोग डरते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नामालूम अफराद पर भी अगर पर्चा काटते हैं तो फ्यूचर में जो है ना इंशाल्लाह ताला हम उनको पकड़ लेंगे। और इसी तरह जो है ना वो सिस्टम और निज़ाम, अगर नामालूम अफराद पर भी पर्चा होता है तो आपको पता है कि बाद में भी जब अगर गवर्नमेंट ये ख़त्म हो जाती है तो वही पर्चा दोबारा मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या इन सब के ऊपर दोबारा FIR दर्ज हो सकती है, क्योंकि नामालूम में इनको मालूम करके तारड़ और राना सनाउल्लाह को डाला जा सकता है कि जो सरदार लतीफ़ खोसा के ऊपर हमला हुआ है इसमें ये लोग शामिल हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फौजी अदालतों में जो गैर आईनी इकदाम हो रहे हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो अपना सरदार लतीफ़ खोसा ने और उसके अलावा जो दूसरे वकील हैं अली अहमद कुर्द, उन्होंने एक पिटीशन भी दायर किया है कि जनाब ये जो फौजी अदालतें बनाना चाहते हैं ये एक गैर आईनी इकदाम है और इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोनों वकीलों ने एक पिटीशन दायर कर दी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में उसका क्या हल निकालती है, क्योंकि अदालतों के खिलाफ आइन और कानून खड़ा तो है, चाहे फिलहाल अदालतें डरती हैं उनसे, तो वो कहती हैं ठीक है खामोश हो जाएं। जैसे कि एक जो भागा हुआ आदमी जिसको 10 दिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट या उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ था, उसके बाद जब छोड़ा तो वो जज के पास जाता है, उसको बताता है जी कि मुझे उन्होंने 10 दिन बगैर किसी वजह के मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया और मुझे उन्होंने बंद रखा। तो बजाय इसके कि जज साहब पर्चा काटें, FIR काटें, उसकी बात सुने, उन्होंने बोला जी कि बेहतर यही है कि आप सब्र करें, वक्ती तौर पर खामोश हो जाएं, क्योंकि जज भी बेसिकली वो भी डरे हुए थे कि मैं अगर ये जिसका नाम लेंगे, जैसे इमरान खान साहब ने फैसल नसीर का लिया, तो हम FIR तो कटवा नहीं सकते थे, ये ना हो कि हमें भी शाम को आकर उठा कर ले जाएं। तो ये सारी जो कहानी है ना जी, ये इस तरह अपना जो है ना ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके अलावा भी आप देखें कि जो अपना इमरान खान ने जो ये भी बोला है कि जो अपना जितने भी मेरे ये अपना मेंबरान भागे हैं, मैंने इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया, बल्कि इन्होंने जो डील की है 87 केसेस
जो इनके ऊपर थे ईच पर्सन के, उन्होंने वो अपने ख़त्म करवाए जो इन्होंने उनके ऊपर फाइलें बनाई हुई थी, केसेस नैब वालों ने बनाए हुए थे, और ये डील करके बाहर निकल गए, क्योंकि इनको पता तो था कि इमरान खान ने हमें तो टिकटें देनी नहीं, जो उसने अनाउंस की थी टिकटें उसमें देखें इन लोगों का कहीं भी नाम नहीं था और इन्होंने भागना ही था। तो अच्छा हो गया ये भाग गए। इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट हैं वो और हैं, जिनका वो बार बार कहते हैं कि मैं इंशाल्लाह वक्त आने पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से कैंडिडेट हैं। उधर से ये अपना इमरान खान को भी पैगाम भी देते हैं कि आप बाहर चले जाएं, नहीं तो ईद उल अज़हा तक आपके पास टाइम है। अगर आप नहीं बाहर जाते तो फिर हम आप पर अपना फौजी आर्मी एक्ट के तहत हम जो है ना जी आपको सजा दे देंगे 9 मई के वाक़े के हिसाब से। तो फिर वो मुकदमा दर्ज करके ना जी तो हम आपको जो है ना अपना सजाए मौत दे देंगे। इस तरह डरा धमका रहे हैं, जिसका वो कह रहे हैं जी कि मैं तो ना बाहर जाऊंगा अगर मुझे आपने सजा देनी है। जैसे आपने जुमान पार्क पर आप देखें दोबारा इन्होंने हमला किया और उधर सारा जुमान पार्क जो उनका घर है उसमें तोड़ फोड़ की। फिर इनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खान, उसको उठा लिया, वो भी गायब है, उस पर भी ये तशद्दुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं और फिर उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। तो अभी उनकी भी कोशिश जारी है, वो गायब हैं। ज़ाहिर है ये वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, इन्होंने फरदौसा शिकवान को भी निकाला था और काफ़ी चीज़ें वो उनसे पूछ रहे हैं, जिसका अभी तक जो थाना कोसार है उसमें उनके भतीजे ने वो पर्चा दर्ज करवाया हुआ है। तो अब देखते हैं कि वो उनका क्या बनता है। उनके ऊपर भी जो जुल्म और ये तशद्दुद कर रहे हैं ये बिल्कुल अपना जो है ना बर्दाश्त से बाहर है और ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ना अपने कैसे काम ख़त्म होता है। उधर बहुत ज़्यादा हलचल भी ये भी मची हुई है कि जो जनरल कौंसिल का जो इंटर इलेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ बला मुकाबला सदर, मरियम नवाज जनाब वो दोबारा चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई, इसी तरह जो दूसरे हैं अता तारड़ हो गया वो भी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, हसन इकबाल, ये सारे अपने अपने उन ओहदों पर साकडार भी सेम ओहदे पर अभी तक कायम है। यानी कह लें कि बला मुकाबला इनके आगे कोई आदमी भी वो कहते हैं कि ना तो खड़ा होगा, बल्कि ये पार्टी जी हम हमारे अपनी बस घर की पार्टी हम इस तरह चलाएंगे। आप देख सकते हैं मुफ्ता इस्माइल और हकान अब्बासी जो इनकी सख्त मुखालफत करते थे, मरियम नवाज ने कितने चक्कर लगाए मगर हकान अब्बासी ने बोला कि मैं किसी सूरत भी ये ना तो आपकी पार्टी को मानने को तैयार हूँ, ना आपको लीडर मानने को तैयार हूँ, बल्कि मुझे ऐसे ओहदे नहीं चाहिए। अभी आप देखें कि हकान अब्बासी को भी यानी शहबाज शरीफ ने और मुफ्ता इस्माइल को भी ललकार दिया कि अगर आप साकडार की मुखालफत करते हैं तो आपका इस पार्टी के साथ किसी किस्म का भी लिंक नहीं, आप लोगों को अंदर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस पार्टी से दूर रहें। यानी शहबाज शरीफ ने साफ उनको ललकार दिया, जिस पर हकान अब्बासी को बहुत ज़्यादा मरियम ने बोला कि हम आपको ओहदा देते हैं, आप बस मेरी अपना तावील में आ जाएं। मगर हकान अब्बासी ने बोला कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी पार्टी में कोई ओहदा आपके अंडर लूँ, क्योंकि मैं एक सीनियर तजर्बाकार सियासतदान हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। आप देखें हकान अब्बासी बड़ी अच्छी बातें करते हैं और मुफ्ता इस्माइल भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वजारत खजाना की सीट सिलाई और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मगर उधर से एक चोर और डाकू भागता हुआ आया साकडार और उनको उन पर मसलत कर दिया, जिसका आसिफ अली जरदारी को भी बड़ा गुस्सा है कि ये मेरे साथ इन्होंने क्या किया, मेरा आदमी इन्होंने निकाल दिया। अब जंग जो है इनकी ये शुरू होगी, किसी सूरत में ये खत्म तो हो नहीं सकती। इमरान खान तो बाहर जाने से रहे, वो तो बाहर जाएंगे नहीं। अब ये जो अपना एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो गंदे अंडे हैं, जो लगे हुए हैं, अपना इनका क्या बनेगा? ये कितनी देर तक इमरान खान साहब का ये मुकाबला करेंगे? आखिरकार इनको हार माननी पड़ेगी। आयन और कानून के मुताबिक अवाम के आगे ये कभी भी ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मुल्क में आयन और कानून है। जिस सुप्रीम कोर्ट के जजों को इन्होंने डराया हुआ है, जैसे कि ताब बंदियाल साहब भी देर पर देर करते जा रहे हैं, तो ये कितनी देर तक? आखिर एक दिन आपको पता है जैसे परवेज जनरल मुशर्रफ का हाल हुआ था, इसी तरह इन जर्नलों का भी हाल होगा। जैसे ये फैसले देंगे, हुक्मनामे जारी करेंगे, तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आखिर में आप देखें अगर इलेक्शन फेयर इलेक्शन होंगे तो फिर आपको पता है कि ये जो अपना जीत जो है इमरान खान की होगी। चौधरी इत्तेजाज हसन साहब ने भी बोला है जनाब के मुझे कोई डरा नहीं सकता और हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम आइन और कानून की बात करते हैं, हम वकला बरादरी के साथ खड़े हैं। और देखते हैं कि ये एक जर्नल कितनी देर हमारा मुकाबला करता है। एक तरफ पूरी वकला बरादरी है, एक तरफ एक जर्नल है और दो चार उसके साथ मिले हुए हैं। उसके बाद देखना है कि ये कैसे और किस तरह उसका मुकाबला करते हैं और क्या बनता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला जैसे ही इंटरव्यूज अरशद शरीफ के हवाले से होगा तो आपको उस पर भी अपडेट दी जाएंगी कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा है, मैंने क्या बोला है। उसके बाद फिर पूरी कोशिश होगी कि उसमें ये जो मरीम नवाज भागी हुई है, नवाज शरीफ है, इनको पकड़ा जाए। जैसे ही मरीम नवाज इधर से भागने लगी थी तो मैं उनके पास गया था, मैंने कहा जी वो 8 बजे मुल्क छोड़कर जा रही है, तो आप इनको गिरफ्तार कर लें, इस मरीम नवाज को, नहीं तो वो भाग जाएगी। तो उन्होंने बोला कि हमारा कॉन्टेक्ट तो हो चुका है और हमें पता है कि वो जा रही है। तो मैंने कहा फिर ये वापस नहीं आएगी? वो कहते हैं वापस नहीं आएगी, फिर गुड लक टू हर। मगर अगर इधर होगी तो अब हम आपके इंटरव्यू करेंगे तो उसके बाद लगता है कि ये
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन लगातार जब मेरा इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको खुशखबरी देंगे कि ये अपना नवाज शरीफ को बुलाते हैं या ये कोई ऐसी चाल है जिसमें ये मुझे फंसाना चाहते हैं या क्या चक्कर है। अब ये इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। राजा मेजर आदिल साहब ने भी आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने भी जो मैसेज दिया वो भी बड़ा ज़बरदस्त था अरशद शरीफ के हवाले से। उन्होंने भी बताया कि किस तरह और कैसे किस किस ने कत्ल किया, और हैदर मेहंदी साहब ने भी बताया मेरा कि उन्होंने भी उधर रिपोर्ट की और उन्होंने कातलों के चेहरे बेनकाब किए, और मैंने भी उन कातलों के चेहरे बेनकाब किए जो जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई, जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे शूटिंग के लिए बोला कि हमें शूटर चाहिए, उनको मैंने बेनकाब किया। उस वक्त मुझे तो नहीं पता था कि उधर एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ ऐसे आदमी हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं जिनका राजा मेजर आदिल ने या हैदर मेहंदी ने जिक्र किया हुआ है। तो मैंने तो अपना जो हक और सच के साथ खड़ा हुआ, उसके बाद ये कारवां बनता गया और इंशाल्लाह फिर ये सारी जो चीज़ें हैं मिलती गई और अरशद शरीफ का कत्ल खुलकर कौम के सामने आ गया, अवाम के सामने आ गया, कातलों के चेहरे अवाम के सामने आ गया, ओवरसीज कम्युनिटी को पता चल गया कि अरशद शरीफ का कत्ल किसने कैसे और किस तरह करवाया। फिर पता चल गया कि एयरवाई का जो मालिक है उसके अलावा जो उधर खुरम और जो एक दूसरा था उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, और अरशद शरीफ को किस तरह उधर फंसा कर लाया गया और कैसे फिर इधर से इन सब ने मिलकर उसका मर्डर करवाया, जिसकी वीडियो जब इन्होंने मुझे दिखाई तो मैंने जब उस पर वो तशद्दुद देखा तो मैंने फिर वो जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड को बताया, और उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर डेफामेशन करने की केस की कोशिश की। मगर जैसे ही स्कॉटलैंड यार्ड का इनके वकला को पैगाम जाता है मेरे वकील के थ्रू कि हमारा केस तो अभी ओपन है और आप अगर इस तरह करेंगे तो फिर डेफिनेटली क्या हमें पता है कि ये के है आपने कत्ल करवाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे खामोश होकर भागे। और अभी जो है इंटरव्यूज जब होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी इत्तला दी जाएगी उस हवाले से भी कि क्या हो रहा है, क्या होने नहीं जा रहा। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की ये पूरी मुखालफत कर रहे हैं, उनको ये बेसिकली चाहते हैं कि ये उधर से मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो इमरान खान साहब तो जाने वाले नहीं है, इनको भी पता चल चुका है। अब इन्होंने ईद उल ज़ुहा का टाइम दे दिया कि ईद उल ज़ुहा से पहले पहले भाग जाए। वो कहते हैं मैंने जाना ही नहीं है, ईद उल ज़ुहा छोड़कर कोई भी छोटी ईद आ जाए बड़ी आ जाए मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, ना ही आप मुझे भेज सकते हैं। इसीलिए इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं अभी चौधरी पुरलाई साहब की भी मुकाबला कर रहे हैं, आजम साहब भी स्वाति साहब भी गायब हैं, मुराद सईद भी गायब है। इसी तरह जितने भी कुछ इनके खास अपना लीडर हैं इमरान खान साहब के वो अभी गायब हैं, और ये सब उनका पीछा कर रहे हैं। ये चाहते हैं किस तरीके से वो काबू आ जाए तो उनके ऊपर भी तशद्दुद किया जाए, जैसे कि मुराद सईद का इन्होंने जिंदा या मुर्दा पहले ऐलान किया था कि हमें ये चाहिए। इस तरह शहर यार अफरीदी के ऊपर भी जो उन्होंने तशद्दुद किया, उसको उसके भाई की भी फातिहा नहीं कहने दी, उसके ऊपर भी इसी तरह ये तशद्दुद कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ताला जो काली रातें हैं, जो काली दास्तानें हैं, इंशाल्लाह ताला ये जो खून बह रहा है, ना हक जो शातें हो रही हैं, ये ज्यादा देर इंशाल्लाह नहीं, इनका जवाब इन सब को देना पड़ेगा। ये जो 14 कत्ल हुए, उसके बाद जिले शाह, फिर अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर रिजवान, फिर ये जितने भी अरशद शरीफ, इन सब के इंशाल्लाह ताला जितने भी कत्ल हुए हैं इन सब का इनको जवाब देना पड़ेगा। ये फांसी के फंदे बनकर इनके गलों में आएंगे। उधर नवाज शरीफ ने देखे मौलाना फजलुर रहमान के बैक पे भी छुरा घोंप दिया। उसने बोला जी कि अभी जब इलेक्शन होंगे तो वो जी आपने डील तो पहले हुई है कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी चाहता है कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जिस पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने पहले तो वादा किया हुआ था कि ठीक है शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो हमारे केस खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो है ना आपको चांस देंगे और आप बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की ये स्टोरी है कि नवाज शरीफ अब कह रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, उधर से भी इनका आपस में कुछ फड्डा पड़ा, ऊपर से अब आसिफ अली जरदारी बड़ा भारी जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं बिलावल भुट्टो को मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनवाना है, इलेक्शन की तैयारी की जाए। पहले तो ये इलेक्शन का मानते नहीं थे, मगर बाद में इनको मजबूरन जो उन्होंने उनके साथ किया हुआ है कि मुआहदा कि ठीक है जी हम इलेक्शन करवाएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाएंगे हम प्राइम मिनिस्टर। अब देखने वाला ये बात है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो कह रहे हैं कि मुझे आप सदारत की कुर्सी दे दें, जिस पर नवाज शरीफ ने ठोक कर उसको जवाब दिया कि हम कभी किसी सूरत भी आपको सदारत की चेयर नहीं देंगे, आपको बस हम वही जो चेयर मैंने दी हुई है उस पर ही आप मुझे करें। सदारत हो सकता है वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के मैं खुद आऊँ इलेक्शन लड़ूं, मैं सदारत की चेयर पर बैठूं, या हो सकता है मरियम नवाज बैठे, और आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि हम आपको सदारत की चेयर देंगे। और इस तरह जो सदारत की जो सीट है उससे नवाज शरीफ ने बिल्कुल ना कर दिया। हालांकि इनका मौलाना फजलुर रहमान के साथ वादा हुआ था कि ठीक है जी पीडीएम बनेगी, जब भी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे। अब सदर पाकिस्तान बनने के लिए जो है मौलाना साहब को फारग कर दिया गया। अब मौलाना साहब को खुद समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं, ये सारी चीजें सियासत में जा रही हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग आपको कल बताएंगे कि ये थोड़ी मिली जुली सियासत आपको बताई है कि क्या होने वाला है, और इंशाल्लाह ताला ये सच्चा कारवां इमरान खान साहब का सुनामी, ये समुंदर, ये जो गिलगित में इन्होंने आप देखें मरियम ने जलसा किया, उधर देखें जो इमरान खान के
नारे लगे। वो देखें आप गिलगित वाला, उधर इनकी कितनी बेइज्जती हुई और खान साहब के इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और इनकी बहुत बड़ी उधर से गिलगित बल्तिस्तान में इनकी बहुत बड़ी हार हुई। अवाम ने इनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पूरे जलसे में इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, जिससे मरियम नवाज उधर से दुम दबाकर अपना काफिला लेकर भाग गई। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग फिर बताएंगे। तस्नीम हैदर को आपका सलाम।